सभी को नमस्कार। पहला सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात है अंक शून्य पर समाप्त होती है। अध्याय 1 का सवाल है। हम जानते हैं प्राकृत संख्या है 1 से शुरू कर अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 अनंत की प्राकृत संख्या का मतलब होता है। हमें क्या करना है, संख्या 6 की घात n में n के स्थान पर 1 2 3 4 रख के देखना है और देखना है कि उसके इकाई के स्थान पर शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हम पर सवाल नंबर 1 है हमारा। हम जानते हैं बराबर 1 2 3 के कारक होते हैं। संख्या 6 की घात n में n बराबर 1 रखने पर तो 6 की घात मतलब 6 हो जाएगा। इसी टाइप से 6 की घात n में n बराबर 2 रखने पर 6 की घात 2 मतलब 6 गुणे 6 6 से 36। संख्या 6 की घात n में n बराबर 3 रखने पर 6 की घात 3 6 गुणे 6 गुणे 6 6 से 36 का 216। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं को n बराबर 2 3 4 3 है ना और भी अन्य संख्या रख सकते हैं हम। तो हम देख रहे हैं ऐसा करने पर इकाई के स्थान पर 6 मिल रहा है, शून्य नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो लिखेंगे तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होती। जो क्वेश्चन होता है उसी को लिख रहे हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या n के लिए क्वेश्चन तो वही लिखा हूं, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। एक एग्जाम्पल में सवाल बहुत छपा है, 4 की घात n क्या शून्य पर समाप्त होती है। उसको भी आप ऐसे करोगे, ऐसे कुछ होगा उसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है। आगे देखेंगे आप दूसरा क्वेश्चन था हमारा, t की घात 2 ऋण 15 की शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करो मतलब हमें t के मान निकालने हैं। t के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, t की घात 2 ऋण 15 बराबर शून्य मानेंगे। ठीक है, अगले पद में पक्षांतर से ऋण 15 हो जाएगा, धन 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम t की घात 2 बराबर शून्य धन 15। ठीक है, ये शून्य 15 जोड़ेंगे 15 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम t की घात 2 बराबर 15। हम वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का। जब वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर घात तो नहीं है, गुणनखंड निकालने पर भी ये मोल नहीं होते दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, t बराबर वर्गमूल के अंदर 15 धन लगाते थे, वर्गमूल लेते हैं तो धन लगाते हैं। तो जो शून्य होंगे ना वो क्या होंगे, शून्य हमारे करणी 15 कामा ऋण 15 होंगे। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। हमें समीकरण जो दे रखा है, क्या दे रखा था, थर्ड वाले में x + y = 5। ये समीकरण है। दूसरा वाला दे रखा था हमें 2x - 3y = 4। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जब भी हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी होती है तो दोनों समीकरणों में से किसी एक से x का या y का मान निकाल करके जो दूसरे वाले में रख देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले समीकरण से ही x का या y का मान निकालना आसान लग रहा है। सही है, तो पहले समीकरण से ही हम x का या y का मान निकाल रहे हैं और दूसरे वाले में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम x के निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम किसी का निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 5 ऋण y, समीकरण नंबर 3 आपने देखा, धन y का ऋण y होगा। सही है, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो आप
देखेंगे यहाँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 का मान समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण में x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, ये 5 ऋण y, तो 2x के स्थान पर रख दिया हमने 5 ऋण y, ऋण 3y बराबर 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x को घटाया, x के बाजू में क्या रख दिया मैंने, ये x का जो मान x के स्थान पर क्या दिया मैंने 5 ऋण y। अब अगले पद में इस 2 का अंदर बड़ा करूंगा, 2 बने 10, 2y कम 2y, ये ऋण 3y बराबर 4। अगले पद में ऋण 2 ऋण 3 हो जाएंगे ऋण 5y, 4 अपने स्थान पर है तो लेगा तो ऋण 10। कोई दिक्कत तो नहीं, बॉक्स अंदर कर दिया हमने। अब ऋण 5y बराबर ऋण 10 में 4 कम करेंगे ऋण 6 हो जाएंगे। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाती है। y बराबर 6/5, कोई दिक्कत नहीं, बटे y तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 गुणा कर भाग किया है। आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी एक में कर दो, एक में 2 में 3 में उत्तर मिल जाएगा प्रतिस्थापित करने पर। तो क्या था हमारे पास, x बराबर 5 ऋण y था, ये समीकरण नंबर 3 था, तो हमने लिखा x बराबर 5, y का मान है 6/5। x बराबर लगभग y का 5, इसके से बड़ा में 25 और ये 6 ऋण 6, 25 से 19 हो जाएंगे, 19/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। लिखेंगे आंसर हम x बराबर 19/5, ठीक है, और y बराबर 6/5, ये हमारे आंसर हो गए। सवाल नंबर 4 दिया था हमने। सवाल नंबर 4 में एक द्विघात समीकरण दिया गया था, बिग फिगर ज्ञात करना और हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं व्यक्तिगत जब ज्ञात करते हैं तो b² - 4ac इसका सूत्र होता है, उसको लगाएंगे तो एक उत्तर मिल जाएगा। फिर मूलों की प्रकृति बताना है, मतलब इसका जो मान मिलेगा, यदि पॉजिटिव धनात्मक मिल जाएगा तो हम लिखेंगे बाकी मूल, लेकिन देखेंगे धनात्मक है और हम कह रहे हैं 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न बाकी मूल होंगे, ये लिखेंगे हम। यदि 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है। अगर बराबर 0 आ जाएगा तो 2 समान वास्तविक मूल होते हैं। ये हम इस प्रकार से हम प्रकृति डिसाइड करते हैं। तो पहले हमने लिखा यहाँ पर समीकरण नंबर 4, सवाल नंबर 4 के लिए समीकरण लिखा, हमें दे रखा था 2x² - 4x + 3 = 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया था। हम इसकी तुलना को द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड वाला होता है उससे तुलना करते हैं तो हम ABC मिलते हैं। हम देख रहे हैं a बराबर 2, s की घात का गुणांक ये होता है, a बराबर 2 होगा, b बराबर s का गुणांक क्या है, ऋण 4 तो ऋण 4 और c बराबर 3, सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विविक्तिकर ज्ञात करना, तो यहाँ लिखा हमने विविक्तिकर, ये होता है b² - 4ac। अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, dv लिखते हैं नोटली इसको। अब b क्या है हमारे पास, 4 ऋण का ऋण 4 का पास ऋण संख्या है, इसलिए कोष्ठक में लिखा है 4, a का मान 2 और c का मान 3, 4 से 2 वर्ष हो गए। यहाँ पर आप देखोगे 4 2 8 3 24 को अगर चाहेंगे तो ऋण 8 रखेंगे, सही है। अब ये ऋण क्या है ना, 0 से छोटा है तो हम लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं है। ये प्रकार ये आंसर तो हमारा यही हो गया, डी का मान निकालना था तो वो आया हमारा ऋण 8, तो एक उत्तर तो हमारा यही होगा। अब मूलों की प्रकृति बताना है तो प्रकृति की भी हम बात करते हैं तो लिखेंगे हम वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि जो डी निकाला है, विविक्तिकर निकाला है वो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा होता है तो हम वास्तविक मूल नहीं है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा था, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित। हम जानते हैं 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। 10 11 12 2 अंकों वाली संख्या होती है। 10 के पहले तो 9 एक अंक जाता है और 99 तक जाती है, 99 और 16 के 3 अंक हो जाते हैं उसमें। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। अब हमें बेस ऐसी
ठीक है। अब हम जानते हैं ये एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसमें जो अंतिम पद है, अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे हम इसमें। हम जानते थे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये L बराबर लिखा हमने। अब देखा इस सवाल में L का मान हमारे पास 99 सही है, ए प्रथम पद हमारे पास 12 है, फिर n को हमें ज्ञात करना है, कितनी संख्या होगी पदों की, कितने पद होंगे ये ज्ञात करना है। और हम बात करते हैं डी की, तो डी निकालते हैं, दो तीन पद में से प्रथम पद घटाते हैं, 3 मिल गया। बस इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, 99 था, ए का मान 12 था, n का मान नहीं मालूम, डी का मान हमारे पास 3 था, वहां का रहता है। अगले पद में 99 माइनस 12, यहाँ n माइनस 1 जोड़ 3 घटाएंगे हम, 9 में से ले 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8 बराबर n माइनस 1 जोड़ 3। अगले पद में 87 अपान 3, ये 3 अपान में आता है। अगले पद में 3 एकम 3, 3 दूनी 6 चाहिए, और 3 नम 27, तो यहाँ लिखेंगे 29, श्रेणी को जलाएंगे, धने को जाएगा बराबर है, तो n बराबर 30, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से सवाल नंबर 5 को पूरा किया। छठवां क्वेश्चन था हमारा, दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्त लिखना है। समरूप मतलब देखने के जैसे, तो दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर, पढ़ा था हमने, और दूसरा संगत भुजाएं अनुपात है। देखने एक जैसे हो, भले ही उनके परिमाप जो रहते हैं वो अलग अलग हो, चल जाएगा, लेकिन देखने जैसे होना चाहिए। तो दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाते हैं, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि पहला उनके संगत कोण बराबर, दूसरा उनकी संगत भुजाएं अनुपात है। तो सवाल नंबर 6 के लिए, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया था हमें, बिंदु दे रखे थे हमें, 4 बिंदु दे रखे थे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष थे, हमें P का मान ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 7 अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का सवाल है, हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक है, A B C और D, मान लो समांतर चतुर्भुज है, और जहाँ पे दोनों पैरेलल होते हैं इसमें, और हमने बराबर लंबाई की होती है। एक कितना दिया हमने, बिगड़ एक दूसरे को समद्विभाजित करके सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। AC से दिया था 6 बार, B क्या दिया था हमने 8 2, C क्या दिया था 9 4, और D क्या दिया था हमें 3 3। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर हम बांटते हैं, ये इसके बराबर होता है ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC के क्या है, AC विकर्ण, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, हम जानते थे मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते थे, हम जानते थे अच्छे से, मैंने आपको बताया था x प्लस x लिखो अपान में 2 लिख दो, y प्लस y लिखो अपान में 2 लिख दो, और 1 2 लगा दो। ऐसे ही यहाँ पर BD के लिए भी वही लिखेंगे हम, x प्लस x लिखा अपान 2, y प्लस y लिखा अपान 2, ये 1 2 है, ये भी 1 2।
AC के लिए x1 y1 अलग होंगे, x2 y2 अलग होंगे, और BD के लिए x1 y1 अलग होंगे और x2 y2 अलग होंगे। तो AC के लिए आप देखोगे, ठीक है, AC के लिए x1 y1 ये है 6 ये, तो यहाँ लिखेंगे 6, x2 मान कितना है 9 बाटे, यहाँ y1 का मान कितना है 1 और y2 मान कितना है 4। ऐसे ही यहाँ पर BD के लिए x1 y1 8 और 2 कहलाएंगे, और D का धन P और D का तो x2 y2 कहलाएंगे। तो यहाँ लगेंगे 8 धन P बटे 2 और 2 धन 3 बटे 2, यहाँ 15 बटे 2, 5 बटे 2, और इधर करोगे आप तो 8 धन P बटे 2 और 5 बटे 2। आप पहला निशान पहले के बराबर ले सकते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे 15 बटे 2 बराबर 8 धन P बटे 2। आप देखोगे नीचे वाली बात कर जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 अपने स्थान पर है, इस 8 को जलाएंगे ऋणांक हो जाएगा बराबर P, और 15 में से 8 गए 7 तो 7 बराबर P। यही उत्तर है हमारा, ठीक है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 7 बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समकोण दिया था ABC, इसका B समकोण था और टेन बराबर 1 दिया था, हमें 2 sin a cos a बराबर 1 सिद्ध करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के सवाल करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे, दिया है तो बनाएंगे, B का समकोण भी लेंगे। फिर टेन a बराबर 1 दिया है, टेन a लंबा ज्यादा हम जानते हैं, तो जहाँ पर अनुपात है वो तीसरी भुजा निकालेंगे पाँचों में लगा करके, और फिर जो सिद्ध करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सिद्ध करने पर राइट साइड, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको तो दिया है तो बना रहे हैं, सवाल नंबर 8 देखेंगे आप। ABC ये 90 का कोण कह रहे हैं, हमें दिया था यहाँ, क्या दिया था, टेन ए बराबर 1 दिया, एक को 1/1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब इस टाइप का सवाल आया तो अपना जो सूत्र हमने याद कर रखा उसको लिख लो, LL डबल K लिखते थे साइन cos tan, याद करने का अपन ने ऐसा करके याद कर रखा है, तो कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, अपने समझने के लिए अपन ने बनाया इसको। तो हमने देखा लंब बटे आधार, हमने यहाँ पर L बटे A लिख दिया, आप हिंदी में लंब बटे आधार लिख लेना, ठीक है। अंग्रेजी वाले P अपन B लिखेंगे, वो अपने हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये क्या होता था, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2, एकदम मिलकर समान है। आप जानते हैं ये कोण, एक ही बात हो रही है, इस कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं, इसको ऐसे करता है, जिस पर ये कोण बनता है वो आधार होता है, इसको अपन ने यहीं से दर्शा दिया, और ये 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, इसको मैंने स्क्रीन पे दर्शा दिया समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो मानेंगे, बात में दिया माना जो लंब है ना L, उसका मान कितना 1x, ऐसे ही आधार का मान कितना है, वो भी 1x है। आप हिंदी में लिखना लंब बराबर 1x और आधार बराबर 1x। अब यहाँ मान रखेंगे कर्ण की घात 2 बराबर 1x का वर्ग, ये भी 1x का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर 1x इसका हो जाएगा, 1x इसका हो जाएगा, 2x इसका होगा, और जब हम वर्ग दो कैसे देखना, एक का कोण कितनी बार को ले किया था, तो 1x की घात 2, ऐसे ही 1x की घात 2, 2x की घात 2 है। जैसे ही हम कर्ण का मान निकालेंगे तो ये वर्ग है ना, ये वर्ग कट जाएगा, तो x बचेगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो काटी लग जाएगी, काटी 2x कर्ण, इसका मान हुआ कर्ण का मान। अब हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2 sin a cos a। सवाल में देखो आप लेफ्ट हैंड साइड ये सिद्ध करना था, सिद्ध करो कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, हल करके राइट हैंड साइड 1 ले आएंगे हम। तो अब यहाँ पर आप देखो 2 लिखा हमने, साइन का सूत्र यहाँ देखा हमने, लंब बटे कर्ण है, हमने यहाँ ले लिया लंब बटे कर्ण, इंटू लगाया, इंटू रहता है ना, कास का मान देखा हमने, आधार बटे कर्ण हमने यहाँ लिख दिया आधार बटे कर्ण। एग्जाम्पल का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इनकी वैल्यू वैल्यू देख देंगे, 2
2 लिखा। लंब का मान कितना हमारे पास देख रहे हैं, ये लंब का मान 1x, कर्ण का मान अभी निकाला √2x है, जोड़े थे यहाँ आधार का मान 1x है, कर्ण का मान √2x है। अब आप देखोगे जे वाले x से जे वाले x कट गया, जे वाले x से जे वाले x कट गया। अब यहाँ पर देखोगे 2 जोड़े इस 1 का एक हुआ और वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 करो, वर्गमूल 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 ले लो। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 1 आया। ये RHS हो गया, यही हमें बताना था। एंड प्रूव, इस तरह से हमने इस सवाल को बनाया। मैंने क्या किया है, सारे अध्याय के क्वेश्चन लिए, हर अध्याय के क्वेश्चन लिया, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा अपन अभ्यास कर रहे तो दिमाग में क्लियर बन जाएगा। ऐसा अभ्यास कर रहे हैं, परीक्षा का अभ्यास करेंगे तो पेपर अपना बहुत अच्छा जाएगा। रोज अपन घर अध्याय को पढ़ते हैं। तो अब देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर। धरती पर एक मीनार पूर्णांक खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार की शिखर कौन देने कौन 60 है, मीनार की ऊंचाई कहता है। हम जानते हैं जब ऊंचाई और दूरी के सवाल होते हैं और एक एंगल वाले हैं तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और पढ़ पढ़ के मान काट लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए मतलब हमने ये बनाया था ABC डेफिनेटली नीचे है ना जो हमारी धरती होगी, इसको धरती के लिए नीचे धरती, AB वाला भाग धरती होगा, BC वाला भाग क्या होगा, मीनार होगा। मीनार का एक पार बिंदु या तल कह दिया हमने, और ये क्या हुआ है, मीनार का शिखर हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि मीनार के पार बिंदु से या तल से कितनी दूरी पर है, देख रहे हैं हम यहाँ पर 15 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है। यहाँ से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। सही है, ये मीनार की ऊंचाई कहता हूँ। तो मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें नीचे वाली बात को धरती कह दी हमने, जो खड़ी बात थी वो मीनार हो गई हमारी, नीचे मीनार का तल हो गया, वो शिखर हो गया। फिर वो हम देख रहे हैं मीनार के आधार से यानी तल से पार बिंदु से 15 मीटर दूरी पर बिंदु है, वहां से यदि मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो 60 अंश का कोण बन रहा है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कौन सा रेशो लगेगा, वो 6 रेशो अपन अभी लेके थे तो देखा ये लंब है और ये आधार है, इस कोण के सामने का ये लंब है और नीचे वाला आधार है, और लंब के आता ना आधार दिया और लंब आधार टेन में आते हैं, टेन लगाएंगे हम। सही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर को ABC में डबल नंबर नो ना, ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, 60 है, लंब का मान है, आधार का मान 15। हम जानते हैं tan 60 का मान करनी 3 होता, मैंने 60 बनाना सिखा दिया आपको, करनी 3 बटे 1 बराबर S बटे 15। फिर एक बार इसका से गुणा है, इसका से गुणा 15 करनी 3 मीटर। उत्तर ले दोगे, उत्तर है मीनार की ऊंचाई 15 करनी 3 मीटर होगी। चाहो तो करनी 3 बार 1.72 होता है, 1.72 रद्द करके 15 गुणा कर लोगे तो भी उत्तर सही कराओ, जी भी सही। क्वेश्चन नंबर 10 से जो होता है 10 से लेगा एग्जाम्पल का सवाल है। वो कह रहे हैं कि 2 साकेंद्री वृत्त है, एक केंद्र वाली 2 वृत्त है, तो उनमें बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बताना है जिस बिंदु को स्पर्श करती है वह बिंदु उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। सही है, हमें 2 साकेंद्री वृत्ति है, एक केंद्र वाली वृत्ति है। एक जीवा ऐसी है बड़े वृत्त की कि वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब बताना है छोटे वृत्त को जहां स्पर्श करती है वह स्पर्श बिंदु उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, प्रविधि समझ करेंगे इसको। हमने एक वृत्त बनाया है, ठीक है, मान लीजिए छोटा वृत्त, और एक और बना दिया हमने बना, ठीक है, यहाँ कहीं केंद्र हो गया। ठीक है, एक हमने बड़े वृत्त की जीवा खींचे थी, मान लो बड़े वृत्त की जीवा हो गई, क्लियर है, इसका नाम क्या होगा ए। सही है, ये छोटे वृत्त को मान लिया बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो बताना है कि AB बराबर BD है। क्लियर, बहुत इजी है, हम बात करेंगे। तो देखो आप देखो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी छोटे वृत्त की त्रिज्या
इसको इससे मिला देंगे रचना में, इसको इससे मिला देंगे, ये भी बड़े बड़े त्रिज्या हो जाएंगे। आपको दो त्रिभुज बनते दिख रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, दूसरा बन जाएगा ओ ए बी। इन दोनों को सर्वसम बता देंगे, सिद्ध करने वाली बात आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले जैसा करते हैं, क्वेश्चन हमारा इतना बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिया है। दो वृत्त, पहले वृत्त को मान लेना C1, दूसरे को मान लेना C2। दो वृत्त C1 व C2, C का सर्किल होता है जिनका केंद्र O, केंद्र तो एक ही है ना, बहुत केंद्र एक ही, और हम कहेंगे C2 बड़ा रहता है ना, C2 की जीवा क्या है हमारी AB, कौन सी है AB है। जो वृत्त C1 को P पर स्पर्श करती है, सही है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या है हमारे पास, बताना है PA बराबर PB। क्लियर, हम लिखेंगे रचना में O से A B तथा P को मिला है, P को मिला है, ऐसे जो है ताकि दो त्रिभुज मिल जाए, दोनों त्रिभुज को सर्वसम सिद्ध कर देंगे। रचना हमेशा डेल डैश करके होती है, मैंने इसको डेल डैश कर दे रहा हूँ, डेल डैश होगा। ठीक है, कितना करेंगे हम, तो ये किसमें करेंगे ना, ठीक है। उत्पत्ति त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OBP। देखिए आपको इधर वाला छोटा त्रिभुज, उधर वाला छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हम दे रहे हैं, क्रमांक, कथन और कारण। 1 2 3 4 और 5। देखिएगा इस तरफ वाले त्रिभुज में OA हो जाए, देखो आप OA हो जाए, और उस तरफ वाले त्रिभुज में OB हो जाए। त्रिभुज की भुजाएं तो लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना जी, तो हम लिखेंगे क्यों बराबर है, कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्लियर। दूसरा, मान लीजिए यह कोण x है हमारा और यह कोण हमारा y है, तो कोण x बराबर कोण y, प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। ये कैसे 90 अंश का है, अपन ने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है। कोई वृत्त होता है और ये वृत्त में ये स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है, स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, जो कोण बनता है ना वो 90 का होता है। इस स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए वो x और y 90 लिखते हैं। क्लियर। नंबर 3 देखिएगा, OP दोनों त्रिभुजों में OP बराबर OP, ओवलिस्ट है, कैसे है ये ओवलिस्ट। नंबर 4 में त्रिभुज लिए, त्रिभुज OA सर्वानुसम है, त्रिभुज किसके OBP के, किससे RHS सर्वानुसमता से। और नंबर 5 में जो सिद्ध करना वो लिख देंगे PA बराबर PB बाई CPCD। इस प्रकार से दो नीचे आप लिख दोगे एज प्रूव। ठीक है, सवाल नंबर 11, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात है, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। आप समझो वृत्त क्या होता है, समझ का वृत्त क्या होता है, वृत्त तो आपका जो वृत्त होता है इस टाइप का प्रकार की लोग कहीं रखते हैं और पेंसिल वाले लाभ को घुमाते हैं, हम तो वृत्त बनता नहीं जाता है। अब चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश देखिएगा हम जानते थे कि कौन है पद्धति में एक्स पढ़ रखी थी हम, और इसके लंबा रेखा है कीजिएंगे तो ये इस टाइप की हमने जो बाया से पढ़ रखी थी, तो ये चतुर्थांश कहलाते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब परिधि दी हमें 22, ये जो राउंड है ना ये इसकी लंबाई दी हमें 22 सेंटीमीटर, सही है। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है,
चतुर्थांश मतलब ये त्रिज्या का दो है भाई, अगर कोई सा चतुर्थांश लो, ये ले लो, ये त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्याओं के बीच का त्रिज्या का क्षेत्रफल कहलाता है हमारा। ये पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 पढ़ा था हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग गुणे थीटा बटे 360। अब हम देखते हैं सवाल नंबर हमारा 11 था, थीटा का मान हमारा 90 अंश होगा, चतुर्थांश का कोण 90 अंश का होता है, दिया नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीटा का मान 90 अंश, चतुर्थांश के लिए थीटा का मान 90 अंश हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिज्या की, क्योंकि हमें परिधि दी थी, क्या दी थी? परिधि। हम जानते हैं परिधि दी थी हमें 22 करके, परिधि का सूत्र होता है 2πr, परिधि हमें 22 दी थी और परिधि का सूत्र हमने पढ़ा था 2πr वृत्त की परिधि। हम जानते हैं 2 पाई का मान 22 बटे 7 जोड़कर r बराबर 22, काटेंगे 22 से कम 22, 22 से कम 22, r बराबर 7 ऊपर जाएगा और ये 2 बटे में जाएगा, 7 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर? स्टेप से त्रिज्या 7 बटे 2 हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे हम 22 बटे 7, r का मान था। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब ये थीटा भी नहीं मालूम था और त्रिज्या भी नहीं मालूम थी, थीटा और त्रिज्या हमने निकाला, तब हम सूत्र में मान रख पा रहे हैं। ठीक है, और r का मान कितना है हमारे पास? 7 बटे 2, कितनी बार है? 2 बार, और थीटा कितना है? 90 बटे 360। अब जिससे जो कटता देखे वो काट, बाकी गुणा करके भाग देके लिख, तो देखते हैं अपन। ये 16 से 16 बढ़ रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 36, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सही है। अब नहीं कर रहा है तो 7 का 11 का 77 होगा, 77 बटे 2 को 8 वर्ग सेंटीमीटर, इतना भी सही है, भाग दे दो तो भी सही है। ये उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, क्या था वो? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है ठोस का आयतन पाई के पदों को ज्ञात करना है। एक ठोस है हमारा, वो है ठोस, नीचे वाला भाग उसका अर्धगोलाकार है, ऊपर वाला भाग उसका शंकु के आकार का है, उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी है और शंकु के लिए त्रिज्या और जो ऊंचाई है बराबर है, और त्रिज्या एक थी तो ऊंचाई भी एक ही होगी। तो हम बात करते हैं, चित्र नहीं बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। ये इस टाइप का नीचे वाला कोई दोस्त का, ऊपर वाला शंकु के आकार का है। ये त्रिज्या हमें r का मान 1 दे रखा था 1 सेंटीमीटर, और ये हाइट थी ना शंकु की, ये त्रिज्या के बराबर थी और वो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर, सही है। तो हमें इसका आयतन निकालना है, हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर नीचे वाला अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का हम ध्यान से दें 2 बटे 3 पाई आर की घात 3 होता था, और शंकु का आयतन 1 बटे 3 पाई आर इसका h होता है। वैल्यू रख लेंगे, हमने हमें दे रखा था सवाल को, यहाँ लिख सकते हैं, आप कितनी बनाते हैं आप लिख सकते हैं। जो अर्धगोला है उसके लिए त्रिज्या लिख देना, अर्धगोला लिखा उसके लिए r का मान 1 सेंटीमीटर है। ऐसे शंकु जो था तो शंकु के लिए h का मान r के बराबर, वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना लिखना हो तो ऐसा लिख दोगे आप। ठीक है, आगे 2 बटे 3 पाई, इसका मान 1 पर 1 की घात 3, 1 बटे 3 पाई, इसका 1 की घात 2 बटे 1। हम देख रहे हैं 1 का गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता है, तो यहाँ बचेगा 2 पाई अपान 2। यहाँ पर 1 का गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता, तो 1 पाई का 1 पाई हो जाएगा बटे 3। दोनों के हर समान है, हर को 1 बार लेते थे, 3 को 1 बार लेना, और ये कितना था 2 पाई प्लस 1 पाई। तो बंद करेंगे तो 3 पाई बटे 3, काटेंगे तो पाई आ गया, तो यहाँ लिख देंगे पाई घन सेंटीमीटर, उत्तर हो गया। इस तरह हमने इस सवाल को बनाया। सांख्यिकी के सवाल है, प्रायिका के देखते हैं, छोटे छोटे सवाल ले रखे हैं मैंने। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन था, बीच में लिख रखा है, कई जगह नहीं थी। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य लिखिए। हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत इस टाइप की होती है। तो प्रथम 5 पहली वाली 5 को जोड़ना है, 5 का पद देना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 13 के लिए माध्य बराबर आंकड़ों का कुल जोड़ बटे
आंकड़ों की संख्या यह सूत्र होता है, आंकड़ों की संख्या। छोटी कक्षा में पढ़ रहा है। पहली 5 आंकड़ा संख्या 1 2 3 4 5, 5 तो 5 का भाग देंगे, 5 4 9 3 12 तो 14 15, 15 बटे 5 3 आ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दे रहा था 14 में हमें पी का मान दे रखा 0.05, पी नहीं ज्ञात करना था। हम जानते हैं पी धन पी नहीं बराबर 1, क्योंकि इसका मान दिया है 0.05, धन पी नहीं बराबर 1, तो पी नहीं बराबर 1 ऋण 0.0 कितना, 2 नंबर हमारे यही सवाल आता है, घटा देंगे 1.00 में से हम 0.05 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 0 बचेगा, 5। तो हम देखेंगे पी नहीं बराबर 0.95। इस टाइप से हमारे आंसर